नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। एक बार फिर आ गए हैं हम, यानी मैं आपका रेडियो दोस्त आरजे मेहताब और मैं आरजे प्रिया, सोमवार के दिन 6 के 11 बजे और लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर का 7वां एपिसोड। आज के एपिसोड का नाम है मंजूषा कला और बाजार। यह श्रृंखला यूनेस्को, सिमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली एसडीजी फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। आज के एपिसोड का नाम है मंजूषा कला और बाजार। अंग भूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। कार्यक्रम श्रृंखला में जानिए हमारी मंजूषा कला के प्राचीन और गौरवमयी इतिहास के बारे में। पहली बार रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हर सोमवार सुबह 11 बजे सुनिए एक नया एपिसोड, और उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। इट्स योर वॉइस। आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात कर ले पिछले एपिसोड यानी 6ठे एपिसोड के बारे में। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी मंजूषा कलाकार के कौशल, विकास और ट्रेनिंग के बारे में, साथ ही मंजूषा कला से सजे नए कमर्शियल प्रोडक्ट के रेंज को बढ़ाने के बारे में। अगर आप उस एपिसोड को सुन नहीं पाए हैं तो आइए हमारे YouTube चैनल 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल पर, वहां मिलेगा आपको कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर की प्लेलिस्ट में एपिसोड 6, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसके अलावा एक और खास बात बताऊं दोस्तों, आप हमें अब ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कहीं भी सुन सकते हैं। बस आपको करना होगा एक छोटा सा काम। हमारे पुराने ऐप को अगर अब तक आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है तो उसे हटा दीजिए और अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और सर्च कीजिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और डाउनलोड कर इंस्टॉल करें हमारे नए ऐप को। साथ ही हमारे ऐप को रेट कीजिए और अपने अनुभव के हिसाब से रिव्यू दीजिए ताकि हम उसे और बेहतर कर सके। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मंजूषा कला से जुड़े उस पहलू की जिस पर यह बात निर्भर करती है कि मंजूषा कला और मंजूषा कलाकारों का भविष्य कैसा होगा, यानी मंजूषा कला की मार्केटिंग पर। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में मार्केटिंग लिंकेज यानी बाजार से जुड़ाव कई स्तर पर काम करता है। इसकी शुरुआत लक्षित आबादी तक या ग्राहक तक अपनी पहुंच दुरुस्त करने के बाद छोटे उत्पादकों से होती है। इस मॉडल में सहकारी समिति भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। नो डाउट मेहताब, ये बात तो सच है, पर इस मॉडल के अंतर्गत मार्केटिंग ब्रोकर्स यानी बिचौलिया या यूं कहें दलाल का होना भी संभावित होता है, जो मंजूषा कला कलाकारों के लिए सही भी है और गलत भी। और ऐसा क्यों है, इसको ही समझाने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट विकास कुमार जी। साथ ही साथ इन्होंने सोशल वर्क में बैचलर की डिग्री भी हासिल की हुई है। स्वागत है सर हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर के 7वें एपिसोड मंजूषा कला और बाजार में। धन्यवाद मेहताब और प्रिया जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मंजूषा कला से जुड़े लोगों और कलाकारों के लिए मौजूदा बाजार व्यवस्था कैसी है, और क्या आपके ख्याल से मौजूदा मार्केटिंग मॉडल में कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? मंजूषा कला की मौजूदा जो बाजार व्यवस्था है यह एक ज्वलंत मुद्दा है, और इस पे चर्चा करने का मौका मिलने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कला को अगर हम जीवित रखना चाहते हैं तो इसके लिए कलाकारों का जीवित रहना बहुत ही आवश्यकता है। कलाकार तभी जीवित रह सकते हैं
जब उनके उत्पाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, या यूं कहें कि कलाकारों को इस कला के जरिए एक रोजगार मिले। हमारे जो कलाकार हैं, जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, वो काफ़ी समृद्ध हैं। आप देखेंगे अपने भागलपुर क्षेत्र के जो कलाकार हैं, वो सिर्फ पेंटिंग तैयार नहीं करते हैं। वो सिल्क साड़ी पे हो या फिर पेन स्टैंड, फ्लावर पॉट, इस तरह के कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जिन पे वो मंजूषा को उकेरते हैं। मंजूषा कला के लिए जो मौजूदा बाजार है वो काफ़ी अवसरों से भरा है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो आज के टारगेट ऑडियंस हैं, उनको अगर आप मंजूषा उत्पाद बेचना चाहते हैं तो उन्हें क्रिएटिव और काफ़ी नई चीज़ें पसंद हैं, और इस लिहाज से भी हमारी कला काफ़ी समृद्ध है। तो वर्तमान में हम दो तरह की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक है जो हमारी पहुंच है, जो ग्राहकों तक, जिसमें ग्राहक हमें जानते हैं, हमारे उत्पादों को देखते हैं और खरीदते हैं। और एक है ऑनलाइन, जहां ग्राहक हमें नहीं जानते हैं, हमारे उत्पादों को जानते हैं। उस दोनों में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, और इसकी जो मुख्य वजह है वो इस कला से जुड़े उत्पादों का प्रॉपर पैकेजिंग और उसका ब्रांडिंग। तो कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है। अभी जो मंजूषा क्राफ्ट बिक रहा है, उसमें ऑनलाइन आप देखें तो आई टोकरी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इट्सी, डिस्कवर अस, इस तरह के वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन मंजूषा को ग्राहकों तक पहुंचा रही है। इसमें उनका एक कमीशन भी होता है, जो आप तय करते हैं कि हमारे उत्पाद का यह कीमत है। ऑफलाइन में सरकार के द्वारा समय समय पर एग्जीबिशन लगाना, ट्रेड फेयर में आर्टिजन्स को भेजना, और यूं कहें तो अभी बिहार में आपका उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान एक है जो मंजूषा महोत्सव का आयोजन हर साल कर रही है, जिसके द्वारा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कलाकारों को, जहां 100 से अधिक कलाकार एक साथ बैठ के लाइव पेंटिंग तैयार करते हैं। तो इससे कलाकारों में एक प्रतिस्पर्धा का भी माहौल तैयार होता है, जिससे वो अपने उत्पादों की गुणवत्ता को और अधिक से अधिक ध्यान दे पाते हैं उस पर। भागलपुर में कोई ऐसा परमानेंट मार्केट नहीं है जहां पे लोग हमेशा जाकर अपने उत्पाद खरीद सकें एक्सक्लूसिवली। जैसे हम लोगों के द्वारा एक छोटा सा प्रयास सस्ता हटिया नाम के स्टोर के द्वारा किया गया कि वहाँ पे आप पेंटिंग्स ले सकते हैं या उसके अन्य क्राफ्ट खरीद सकते हैं। बहुत सारे यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं जो खुद का वेबसाइट बना के, जैसे manjusakala.in है, manjusaart.in है, उस पर अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार करते हैं और उसको बेचते भी हैं। इसमें आपका जो खुद का वेबसाइट बना के बेचते हैं, उसमें पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर का भी लोग बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, और डेबिट कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं ग्राहक इन वेबसाइट पे। यह मौजूदा व्यवस्था जो है, मेरा कुछ व्यक्तिगत अनुभव रहा है इस कला से जुड़े उत्पादों को बेचने में, उसके आधार पे कुछ चीज़ें जो मुझे लगती है कि कलाकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है, वो एक तो जो भी वो उत्पाद तैयार करें उसकी गुणवत्ता काफ़ी मायने रखती है। गुणवत्ता इस सेंस में कि आप जब पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसको सही तरीके से रखने से उस पर दाग धब्बे कम लगें। इसके अलावा आप कोई भी उत्पाद तैयार करें, उसकी पैकेजिंग अगर सही नहीं हो तो ग्राहकों को कम आकर्षित कर पाती है। तो वहाँ हमें इसके पैकेजिंग पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक व्यक्तिगत जब आप किसी उत्पाद को बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो, और उसकी ब्रांडिंग उस पर ही निर्भर करती है। जब आप मार्केट में उतरते हैं, आप ग्राहकों तक पहुंचना है, तो आज का जो दौर है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ा हुआ है, जहां आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, आप कम समय में अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके काफ़ी सारे आयाम हैं जो व्यक्तिगत रूप से लोग इसमें प्रयास कर भी रहे हैं। तभी मैंने आपको बताया भी कुछ वेबसाइट्स का नाम। जहां तक सरकार की
भूमिका आती है मौजूदा व्यवस्था में, बाजार में किस तरह इस कला को अधिक से अधिक जोड़ें ताकि कला वापस से मृतप्राय ना हो। तो सरकार को भी इसके ब्रांडिंग पे, इसके रख रखाव के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और मेरे जानकारी में है कि फिलहाल एक क्लस्टर पे भी काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है जिसमें ये सारी बातें हैं। अब कितनी जल्द वो धरातल पे उतर पाए ये निर्भर करता है। और हाँ, एक काफ़ी अच्छी बात है जो इस कला का जीआई रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हुआ है सरकार की तरफ से। यह कहें तो बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के कलाकारों के लिए, बिहार के लिए। द्वंद्व चलता था इस कला को लेके कि मूलतः कहाँ की कला है। कई बार लोग बंगाल से भी इसको जोड़ते थे, तो वो अब उस पर एक पूर्ण विराम लगा है कि नहीं, यह बिहार की एक लोक कला है और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को एक पहचान मिली है। तो सरकार का यह काम तो काफ़ी सराहनीय है। और जो मंजूषा क्लस्टर की योजना है जिसमें कलाकार अपने उत्पाद को तैयार करके रख सकें, एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए क्योंकि हमारे कलाकार ग्रामीण परिवेश से आते हैं जहाँ स्वाभाविक रूप से उनके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं होती है जहाँ अपने उत्पादों को प्रॉपर रूप में रख सकें। और कई बार ऐसे बल्क ऑर्डर्स आते हैं और आपके पास उत्पाद नहीं है तो भी आप उससे पीछे रह जाते हैं। तो उन सब चीजों में सरकार को सहयोग करने की आवश्यकता है। तो सुना आपने, मंजूषा कला के लोगों के लिए एक स्थायी बाजार का ना होना कितनी बड़ी समस्या है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सरकार अपना ध्यान इस ओर केंद्रित करे ताकि एक ऐसे एम्पोरियम या आउटलेट का निर्माण हो सके जो हमेशा ही मंजूषा कला से सजी हो। मौजूदा हालात में मंजूषा कला से सजे प्रोडक्ट्स की खरीदारी का एक स्थायी बाजार ना होने के कारण प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है। इसलिए इस पर सरकार और स्थानीय प्रशासन को काम करना होगा। उस मार्केट मॉडल की बात करें जिसमें ब्रोकर होते हैं, उनमें दो बात होती है। पहली कि ब्रोकर विक्रेता और ग्राहक के बीच व्यापार में अपना कमीशन लेता है, जिसके कारण संभावना रहती है कि कलाकारों को उनके सामान का उचित मूल्य ना मिल पाए। दूसरी ये कि ब्रोकर विक्रेता और ग्राहक के बीच के व्यापार के लिए लिंक बनाए रखता है ताकि ग्राहक को सामान मिलती रहे और विक्रेता को ग्राहक। तो ये एक मार्केट मॉडल है जिसपे आज का बाजार का काम चल रहा है, जिसे हम ऑफलाइन बाजार भी कहते हैं। प्रिया, अब जहां हम मार्केटिंग मॉडल के बारे में विचार कर रहे हैं तो अब हमें अपने श्रोताओं का ध्यान ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आज क्या है जो इंटरनेट पर नहीं मिलता है? आज कौन सी चीज है जो ऑनलाइन हम खरीद नहीं सकते? एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी जहाज तक, मतलब कुछ भी। मंजूषा कला से सजे प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्या? हाँ मेहताब, तुम्हें नहीं पता? नहीं। यही तो बात है मेहताब, हम में से ज्यादातर को पता ही नहीं है कि हमारी मंजूषा कला कहाँ तक पहुँच गई है। इस विषय पर बात करने के लिए हम ऐसे युवा विक्रेता से बात करने वाले हैं जिन्होंने पहले खुद इस मंजूषा कला को सीखा, फिर अपना स्टार्टअप किया और विक्रेता बने। बाकी कैसी रही इनकी जर्नी, आइए इनकी जुबानी ही सुनते हैं। आप हैं हेमंत कुमार जी। स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला, आंध्र प्रदेश की अद्भुत धरोहर के 7वें एपिसोड मंजूषा कला और बाजार में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए और मुझे अपनी बात कहने का मौका देने के लिए। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने मंजूषा कला से सजी वस्तुएं बेचने की शुरुआत कैसे की? चूँकि मंजूषा कला का जन्म हमारी जन्मस्थली धन्यधरा चंपा से हुई है, अतः मेरा इस कला से आत्मीय लगाव होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है, मनसा पूजा के अवसर पर मंजूषा निकलते और मंजूषा के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा देखा है। मैं बालपन में नकलपन स्वभाव के कारण मंजूषा पर बने चित्र को निहारता था और घर की दीवारों या मंदिर की दीवारों, अन्य कहीं पर भी अलता और स्याही के माध्यम से पुरानी रद्दी कॉपी दीवारों इत्यादि पर मंजूषा चित्र को उकेरता था, जिस पर बड़े बुजुर्ग आपत्ति करते थे कि माता बिसरी से खिलवाड़ अच्छा नहीं है। लेकिन मैं इस कला के प्रति अति आकर्षित था, इसलिए चोरी छुपे
जब भी मौका मिलता बनाया करता था। जब मैं 10-12 वर्ष का था तो उन्हीं दिनों स्वर्गीय श्री ज्योतिषचंद्र शर्मा जी की किताब मंजूषा चित्रकला पढ़ने का मौका, ये सौभाग्य कहें, मिला। मैं ज्योतिषचंद्र शर्मा जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ज्योतिषचंद्र शर्मा जी को मंजूषा का पितामह कहा जाए, मंजूषा के उद्धारक कहा जाए तो कम होगा, क्योंकि सर्वप्रथम मंजूषा को सामने लाने वाला, ये स्वर्गीय चक्रवर्ती देवी को सामने लाने वाला हमारे ज्योतिषचंद्र शर्मा जी ही थे। और उन्होंने ही गहराई से संपूर्ण भागलपुर वासियों को समझाया कि मंजूषा क्या है। इसके लिए हम सारे कलाकार और पूरे भागलपुर वासियों के तरफ से स्वर्गीय ज्योतिषचंद्र शर्मा जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। जब मैं इनकी बुक को पढ़ा तो मुझे मंजूषा के प्रति और रुचि बढ़ गई और यह मेरी जुनून बन गई। तब मैं मंजूषा को जहाँ तहाँ नहीं बनाकर कपड़े पर, पेपर पर बनाता था और इसके सही रंग विन्यास से बनाना शुरू किया। 2016 में आयोजित मंजूषा महोत्सव में मैं अपने चित्र के साथ भाग लेने पहुंचा, जहां मुझसे तथाकथित लोगों द्वारा काफ़ी विवाद हुआ, जिसमें मुझे भला बुरा कहा गया। विवाद होने का कारण रंग विन्यास था। मेरी मंजूषा में 5 रंग थे और वजह यही था, उन लोगों का कहना था आपकी मंजूषा मंजूषा नहीं है, जबकि हमारी लोक गाथा यह प्रमाणित करती है कि मंजूषा 5 कलर की है। मैं लोक गाथा की कुछ कड़ी यहाँ कहना चाहूँगा। विश्वकर्मा द्वारा जब निर्मित लोहे की मंजूषा तैयार हो गई तो लहसन मालाकार को बुलवाया गया उसे चित्रित करने के लिए। तो उसमें बिहुला से लहसन मालाकार ने पूछा कि मैं क्या लिखूं और कैसे लिखूं, किस रंगों से लिखूं। तो बिहुला द्वारा कहा गया है, हो रे लिखावे रे मलियारी मंजूषा जे लिखावे रे, हो रे पंसो खाके निर्गुनिया रंग रे मलिया मंजूषा जे लिखावे रे, हो रे लिखावे रे मलियारी मंजूषा जे लिखावे रे, हो रे पंसो खाके शगुनिया रंग रे मलिया मंजूषा जे लिखावे रे, हो रे लिखावे रे मलियारी मंजूषा जे लिखावे रे, हो रे धरती ओ धर्म के त्रिगुनिया रंग रे मलिया मंजूषा जे लिखावे रे, हो रे लिखावे रे मलियारी मंजूषा जे लिखावे रे, हो रे पंसो खाके गुपनिया रंग रे मलिया मंजूषा जे लिखावे रे। इसमें हर जगह रंगों के बारे में कहा गया है। शुरू में निर्गुणिया, फिर शगुनिया, फिर धरतीय धर्म की त्रिगुणिया और अंत में गोपनिया। तो सारे का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो सारे में ही 5 कलर हैं, लेकिन मैं यहाँ सारे का डेफिनेशन नहीं दे करके मैं लास्ट सिर्फ गोपनिया पे आता हूँ, जो निचोड़ है, जिसमें पूर्ण रूप से क्लियर कहा गया है कि किस रंग से लिखना है। हमारे बड़े भ्राताश्री का बुक मनसा महात्म में आएगी, तो उसमें ये जितने मैंने प्रसंग गाया, इस प्रसंग का विस्तृत जानकारी दी जाएगी। गोपनिया में 5 रंग हैं। गु फॉर गुलाबी, पी फॉर पीला, नी फॉर नीला, ह फॉर हरा, न फॉर नारंगी। गुपनिहा पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है 3 गुणों से, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो तमोगुण पीला होता है, रजोगुण लाल होता है और सतोगुण नीला होता है। और इस 3 रंगों को जब आपस में क्रमशः खींचा जाता है, एक मोटी मोटी लकीरें, तो पीला और लाल के मिलन से नारंगी की उत्पत्ति हो जाती है और पीला और नीला के मिलन से हरा की उत्पत्ति हो जाती है। तो पुनः फिर 5 रंग हो ही जाते हैं।
इस पंच तत्व से शरीर बनती है और पंच तत्व से ही सृष्टि बनती है, और हमारी माता रानी भी 5 है। तो इस तरह से तो बहुत सारी बातें हैं कि 5 रंगों से मूल मंजूषा होनी चाहिए। उस जगह में बहुत सारी वाद विवादें हुई। इस अपमान से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और कागज़ के साथ साथ सिल्क के कपड़े पे अपनी कलाकारी उतारने लगा। और रही बात की क्रय विक्रय की, चूँकि मैं बुनकर परिवार से हूँ, कपड़े का व्यवसाय मेरा काम है, तो कुछ सैंपल बना के दुपट्टे में, साड़ी में हम अपने कांटेक्ट के जो भी लोकल या बाहरी व्यापारी हैं उनको दिया, तो उन्हें बहुत पसंद आया। पसंद आने का कारण था कि मैं ट्रेडिशनल मंजूषा जो बिहुला बिसरी कथा है, तो उस बिहुला बिसरी कथा पात्र को नहीं बना करके, सर्प नहीं बना करके उसमें अन्य चीज़ें बनाया, लेकिन मूल जो हमारे 5 डिज़ाइन हैं उस 5 डिज़ाइन को खूबसूरत आकार देते हुए उसे पेश किया। और रंग विन्यास में किस रंग की जगह किस रंग को रखा जाए तो खूबसूरती ज़्यादा लगेगी, इसका ध्यान रखा। धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगाया, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। और फिर मैं मास्क भी बहुत बेचा हूँ। मास्क की इतनी डिमांड है कि आज भी मुझे मास्क के लिए बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। पास में ही दिवाली गुजरी, तो इस दिवाली में मंजूषा दिए की बहुत डिमांड थी और मैं जितना हो सका उतना दिया बनाया, मंजूषा दिया। लोगों ने खूब पसंद करके उन्हें ख़रीदा और खूबसूरत भी लगती है मंजूषा दिया। मेरा फेसबुक पेज अंगमालिनी कला केंद्र से जो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आती है और वो मुझसे लेना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन पहले पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद फिर हम उन्हें प्रोडक्ट भेज देते हैं। इस तरह से हमारा चल रहा है मंजूषा का क्रय विक्रय। आने वाले समय में मेरा प्लान है कि मेरे और भी प्लेटफॉर्म हो, मेरी खुद की वेबसाइट हो जहाँ से मैं अपनी प्रोडक्ट को बेच सकूं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि हर चीज़ों पर, ताकि मेरा प्रोडक्ट आसानी से मिल सके, उपलब्ध हो। अब तक मैं बहुत सारे लोगों को मंजूषा सिखा चुका हूं और मैं चाहता हूं कि मंजूषा का सभी लोग एक मंच पर आ करके इसे एक साथ लेकर के चलें और जो मनभेद मतभेद है उसे दूर करें और इसका व्यवसायीकरण हो। और सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा आपके जरिए कि मंजूषा को शिक्षा के क्षेत्र में से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो इसका विस्तारीकरण नहीं हो सकता है। क्या बात है सर, आपने तो बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई हैं। उम्मीद है कि नए कलाकारों को, नए लोगों को जो इस धरोहर को आय का स्रोत बनाना चाहते हैं, आज आपकी कहानी सुनने के बाद उन्हें आगे की राह तय करने में आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रिया, अगस्त महीने में बिहुला विषहरी पर्व के दौरान मैं और संदीप सर दोनों चंपानगर के उस प्राचीन मंदिर में गए थे जहां ये मान्यता है कि मंजूषा कला की शुरुआत इसी मंदिर से हुई थी। बहुत बढ़िया मेहताब, एपिसोड को आगे बढ़ाती हूँ। तो शुरुआत तो हो गई है ऑनलाइन बाजार, क्राफ्ट मार्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ना जाने कितने सारे ऑनलाइन जरिए हैं मंजूषा चित्रकला को अपने घर लाने के। और लाना आसान भी इसलिए क्योंकि ग्राहक इन प्रोडक्ट्स को खरीदते समय अपने कंफर्ट के हिसाब से ये तय कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा पेमेंट मेथड सही होगा। डिफरेंट पेमेंट मेथड हैं डिफरेंट शॉपिंग साइट्स के, पर क्या फायदा, लोगों को तो ये पता ही नहीं है। अब देखो, तुम भी नहीं जानते थे, तो बिना प्रचार प्रसार के कैसे जान पाएंगे लोग इस कला के बारे में। इसके लिए इसका प्रचार प्रसार बहुत ही जरूरी है मेहताब। बिल्कुल प्रिया, एक वक्त था कि बिहार सरकार ने मंजूषा कला को पुनर्जीवित करने के लिए खूब प्रयास किया था। जागरूकता की तरफ कदम बढ़ाते हुए सभी जिला परिषद बैंकों में मंजूषा चित्रकला से सजी पेंटिंग को रखना अनिवार्य कर दिया था, जो कलाकारों के लिए एक बड़े स्तर पर प्रमोशन का काम कर रही थी। पर फिर हुआ वही जिसका हमें डर था। कुछ दिनों बाद ही इन नियमों को हर कोई भूल गया। हाँ मेहताब, तुम्हें याद है कि मंजूषा कला को हमने सबसे पहले कहाँ देखा था? मुझे तो याद है,
और मैं समझती हूँ हम में से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कला को पहली बार किसी सरकारी भवन के दीवार पर देखी होगी, जैसे गंगा नदी पे बने विक्रमशिला पुल के रेलिंग पर, सैंडिस कंपाउंड के दीवारों पर, जिला मुख्यालय के कार्यालय सहित कई और कार्यालयों की दीवार पर। अनफॉर्चुनेटली अब इतने सालों के बाद कला के रंग फीके पड़ रहे हैं, पर इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ प्रिया, असल में लगता है एक बड़े धक्के की जरूरत है मंजूषा कला को। ऐसा बड़ा धक्का जैसा अंतर्राष्ट्रीय कला की दुनिया में 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में पिकासो जैसे कलाकारों के हवाले से यूरोप में आया था। तभी आएगा अंग की धरोहर मंजूषा कला और कलाकारों में निखार। अंग भूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। श्रोताओं, अब वक्त आ गया है कि हम आपसे पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले 3 सबसे तेज स्मार्ट श्रोताओं का नाम बताएं। पर उससे पहले वो सवाल जो हमने पिछले एपिसोड में पूछा था कि बिहारी हस्तशिल्प के विकास, अध्ययन, शोध, संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस थे ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955 या ऑप्शन सी 1956। सही उत्तर है ऑप्शन सी। जी हाँ, 1956 में बिहारी हस्तशिल्प के विकास, अध्ययन, शोध, संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इस सवाल का जवाब देने वाले सबसे तेज 3 स्मार्ट श्रोताओं के नाम हैं आंचल तिलका मांझी भागलपुर से, जो एक मंजूषा आर्टिस्ट भी हैं, वीना मिश्रा तिलका मांझी भागलपुर से, जो एक मंजूषा आर्टिस्ट हैं, और वर्णी कविंद तिलका मांझी भागलपुर से ही। आप तीनों ही तिलका मांझी भागलपुर से हैं। कमाल का संयोग है। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आपको देता है एक आकर्षक गिफ्ट जो हमारी स्टूडियो में आकर आप कलेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा कई और श्रोताओं ने हमें सही जवाब दिए, जिनमें है अमन सागर रेलवे कॉलोनी बरारी भागलपुर से, अजय कुमार नौगछिया से, बिट्टू सबौर भागलपुर से, फैजान जफर ने हमें मैसेज किया है भीकनपुर भागलपुर से, और प्रीतम सराय से। आप सभी ने सही जवाब तो दिया, पर थोड़े से लेट हो गए। कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में थोड़ा और तेजी से जवाब दीजिएगा। तो अगर आप उन श्रोताओं में से हैं जिन्होंने पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे पाए, या फिर आपका जवाब गलत था, तो कोई बात नहीं, आपको आज भी मिल रहा है मौका। आप आज के सवाल का सही जवाब देकर जीत सकते हैं गिफ्ट आइटम्स। तो अब वक्त आ गया है कि आप हमारे एक सवाल का जवाब दे, जो आज के इस खास कार्यक्रम यानी 7वें एपिसोड मंजूषा कला और बाजार में दी गई जानकारी पर आधारित है। तो अगर आपने हमारे इस कार्यक्रम को पूरा और ध्यान से सुना है तो जल्दी से जवाब दें। सवाल है, बिहुला विषहरी पर्व अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाई जाती है? सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं, बिहुला विषहरी पर्व अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर। अपने जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911। अपने नाम और पता के साथ सही विकल्प का चुनाव कर भेज दीजिए हमें, और सही जवाब भेजने वाले पहले 3 स्मार्ट श्रोताओं का नाम हम लेंगे अगले एपिसोड में, और साथ ही हकदार होंगे एक आकर्षक उपहार का। इसके अलावा आज के एपिसोड में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आपके संदेश को हम अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911।
श्रोताओं, असल में कला बाजार का गणित भी कमोबेश शर्तों पर संचालित होता आ रहा है और कला के भीतर बाजार और बाजार के भीतर मुनाफा और मुनाफे के भीतर कला, अब आप इसे चक्र कहें या दुष्चक्र। कला जगत की अनिश्चितताओं में ये बात भी शामिल है कि आखिर कलाकार अब नया क्या करे। नएपन की निरंतरता की अवधारणा बाजार की शर्त बनती जा रही है। मंजूषा कला जन जन तक पहुंचे, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के मार्केट मॉडल को तैयार कर कलाकारों की पहुंच को सुनिश्चित करना होगा। स्थायी ऑफलाइन मार्केट अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। एम्पोरियम, शोरूम्स खोलने की जरूरत है और ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए manjushaart.in, manjushakala.in जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स तो हैं, पर लोगों को इसकी जानकारी बहुत कम है। इसके अलावा सोशल साइट्स के माध्यम से भी कई कलाकार मंजूषा प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मेहताब, जो नहीं है वो आने वाले दिनों में हो जाए, हम ये आशा करते हैं। पर जो है उसके बारे में तो लोगों को बताना होगा ना। वो ये कि इस पर हमें काम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कला को पहुंचाना होगा। इसके लिए हम सबको इस मंजूषा कला को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना चाहिए। सरकारी, गैर सरकारी संगठन, मंजूषा कलाकार सबको मिलकर प्रयास करना होगा, तभी हम मंजूषा कला की रक्षा कर पाएंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगले सोमवार सुबह 11 बजे 8वें और अंतिम एपिसोड के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मंजूषा कला के भविष्य के बारे में। तो सुनना ना भूलें आपके अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर अपने रेडियो दोस्त आरजे मेहताब और आरजे प्रिया के साथ यूनेस्को, सिमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली एचडीजी फेलोशिप कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। जल बेरे बाला रे लोहा बांस के धार रे बाला जला दी जला बेरे बाला रे लोहा बांस के धार माया।
कथा सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। कार्यक्रम श्रृंखला में जानिए हमारी मंजूषा कला के प्राचीन और गौरवमयी इतिहास के बारे में। पहली बार रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हर सोमवार सुबह 11 बजे सुनिए एक नया एपिसोड, और उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। It's your voice.